करके कोई 50 दफ़ा मैंने ये एक्सप्लॉइट चलाना है। तो अब मैं क्या करता था जी, मैं ये करता था जी, एक्सप्लॉइट चलाया, उसके बाद इसको बंद किया, मैं आपको मेरी गलती बता देता हूँ, और इसको भी बंद किया, और यहाँ से एफटीपी सर्वर को बंद कर दिया, और फिर दोबारा से ये चलाया, और फिर दोबारा से इसको चलाया, और फिर इसको दोबारा अटैच किया। ये मैं ऐसे करता, ठीक। तो ये मैंने इसमें काफ़ी टाइम ज़ाया किया, और ये आपने ये दोबारा काम किया और इसको चला दिया, और फिर वहाँ से ये भेज दिया। तो मैं ऐसा कर रहा, अब इसमें ना एक इसमें ना अभी हम बहुत छोटा भेज रहे हैं, ठीक है। मैं अभी तो ये क्रैश होगा ही, तो अब इसी में बार बार भेज सकते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन चल रही है आपकी, तो इसमें आप इसको बार बार भेज सकते हैं, लेकिन इसमें एक तरीका होता है, अगर आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाए ना, तो फिर आपने डिबग में जाके ना इसको कर दें रीस्टार्ट, तो ये दोबारा से चल जाता है, तो वो सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ता। तो मैं ये गलतियां करता था। तो आपने जो सवाल पूछा है यानी इसका मतलब है जी जी, जैसे वो स्नैपशॉट होती है वीएम की, तो इस तरह इसके पास ओरिजिनल जो एप्लीकेशन है वो एज इज पड़ी हुई है, वो उसको रीस्टार्ट कर देता है ना, एप्लीकेशन वो दोबारा चला रिस्टार्ट कर देता देते हैं। ठीक। है जी। क्रैश तो को फिर दोबारा से रीएक्टिवेट हाँ कर। जी, वो दोबारा चला देता है। और ओके। अच्छा, अब मैं इसमें एक काम ये करता हूँ कि ये जो मैंने एक्सप्लॉइट लिखा है ना, इसको मैं पहले ना एक कंडीशन क्रिएट करता हूँ क्रैश वाली, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। वैसे मैं ना इसमें मैंने ना ये तरीका रखा हुआ है, आप कोई भी रख सकते हैं। मैं अपनी लोकल मशीन पे बनाता हूँ, अपने कोड विजुअल स्टूडियो में, फिर वहां से लेके जाता हूँ। मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि डॉट अब जब काली में होते हैं ना, अगर आपका विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है, तो आपके पास या तो क्या नैनो है या वीआई है। नैनो वीआई जो ना पाइथन के एडिटर्स नहीं है, तो पाइथन की गलतियां नहीं बताते, तो पता है कि छोटी छोटी गलतियां रह जाती हैं। तो वो फिर बंदा समझता है ये हो रहा है वो हो रहा है, उसमें बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है। तो ये भी मैं गलती कर रहा था, तो मैं या विजुअल स्टूडियो काली में ही कर लें, विजुअल स्टूडियो कोड अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं नीचे बनाया हुआ है मेरे में इसी में ही, क्योंकि ये मुझे ना ये पाइथन को समझता है और उसकी मिस्टेक्स बता देता है, तो वो मैं मुझे आसानी हो जाती है। तो ये गलती इसमें ये भी करता था मैं कि नैनो में एडिट कर रहा हूँ, और मिसाल है इस लिखा है ना रिटर्न एड्रेस, यहाँ पे इसके स्पेलिंग है डबल एस नीचे यहाँ यूज़ किया हुआ है, या स्पेलिंग कहीं नीचे यहाँ पे यूज़ किया, इसको स्पेलिंग गलत लिख दी। इस तरह की चीज़ें ना होती थी, और बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स और सिंटेक्स मिस्टेक्स वो इसमें से निकल जाती हैं। तो आप जब भी पाइथन का कोड लिखें, आप या अपने लिखना तो नहीं होगा, लेकिन ओएस सीवी में आपको और जो बने बने उनको यूज़ करना आना चाहिए। तो जब आप उनको अपने पास इन्वायरमेंट में लेकर आएंगे, तो आपको एडिट जब करेंगे तो इसी इन्वायरमेंट में एडिट करें। मैं ये गलतियाँ करता था, वो काफ़ी गलतियाँ की, काफ़ी टाइम जाएगा इसमें, कि मैं नैनो में एडिट करता था या वीआई में एडिट करता था। ठीक हो गई है मैंने अपनी ये गलती, अभी और आपने किस में खोला हुआ है इसको? विजुअल स्टूडियो कोड है ये देखिए, विजुअल स्टूडियो अच्छा, कोड, वीएस को। वीएस कोड बहुत ओके। अच्छा। जी, तो फिर ये आपने बेसिकली काली में इंस्टॉल किया हुआ है? नहीं मैंने ये देखिए लोकली ये विंडोज की मशीन है, ये मैंने होस्ट पे खोला है। अच्छा। मैं ये अच्छा, कह रहा हूँ ना उसमें कि मेरे उसमें पास अब, खोला है। हाँ जी, मैंने तो बेहतर ये अपनी काली में आप कर लें। मेरे पास अभी नहीं था, तो मैंने अभी बस वो अभी लोकल मशीन पे किया, इसलिए मुझे बार बार कॉपी करना पड़ा है। आप उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एडिट किया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसको अब मैंने सर, अच्छा मैंने इसमें चेंज क्या की है, मैं इसको ना इसकी मैंने अभी एक तरीका होता है ना, स्टेप बाय स्टेप आप वैल्यू बढ़ाते हैं बफर की और देखते हैं क्रैश किस पे हो रहा है। मैं जरा शॉर्टकट लगा रहा हूँ, मैं आपको एक बड़ी वैल्यू पहले ही देना चाह रहा हूँ, और एप्लीकेशन का बिहेवियर हम देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम इसको भेज के देख लेते हैं, अपनी पोजीशन देख लें, हमारा ये रनिंग स्टेट में है, इसको भेज देते हैं। अच्छा, ये जो है ना, अच्छा एप्लीकेशन हमारी क्रैश हो गई है, ठीक है ना। एक मैंने आपको ये शेप में दिखा दिया, मैं दूसरे तरीके से दिखाता हूँ, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है ना। कैसे पता एप्लीकेशन लगता है कि क्रैश हो गया? बताता हूँ, एक तो ये होता है ना कि एप्लीकेशन खोल नहीं रही थी, स्टेटस एप्लीकेशन का वो हो गया था। अभी दूसरे, अब मैं दोबारा भेजता हूँ, अब मैंने डिबगर नहीं चलाया, अब ये देखें क्रैश हो गई, आ गया ना, ये देखिए, ठीक है। और आइडिया हो गया आपको, ये मैंने एप्लीकेशन क्रैश कर दी है। अच्छा, एप्लीकेशन के बाहर मैसेज बॉक्स आ गया। जी, अभी के बाद मैसेज बॉक्स आ गया, तो ये एप्लीकेशन नहीं, क्रैश विद हो इन गई। डिबगर में किसी उससे कोई इंडिकेशन होती है कि क्रैश हो गई? वो भी होती वरुण है भाई, वो। विद इन डिबगर जब आप चलाते हैं ना और एप्लीकेशन क्रैश होती है, तो मोस्ट लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में ना लिखा जाता है कि ये एप्लीकेशन क्रैश हो गई है।
ओके सही। और भी उसकी बहुत सारे इंडिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वैसे अगर आपको डिफरेंट सिनेरियो दिखा, मतलब आपने ये वगैरह नहीं चलाया हुआ ना, आप हम थोड़ा सा ना खुल के खेलते हैं ना, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, हमने एप्लीकेशन चलाई हुई है, हमने एक एक्सप्लॉइट बनाया हुआ है, वो हमने भेजा। तो ये अब मैं वैल्यू कम करूंगा ना, तो ये उस पर क्रैश नहीं होगी। ठीक है, अब मिसाल है, ये मुझे पता है ये 3000-2500 पे क्रैश होती है, इसलिए मैंने इसको पहले ले गया। अगर मैं एक टेस्ट केस बना देता हूँ, ठीक है जी, मिसाल है 1500 कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको चल रही है, नहीं चल रही। अब देखें इस पे एप्लीकेशन ही क्रैश हुई। ठीक है, 1500 का मैंने बफर भेजा। इस तरह ना, अच्छा होता है कि अच्छा मैं अब इसको ना, इस स्टेप को आपने ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना होता है और देखना होता है किस वैल्यू पे क्रैश कर रही है एप्लीकेशन। ये इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, 3000 मैंने आइडेंटिफाई किया है, 3000 हम इसको वो नोट कर लेते हैं। चलें एक ट्राई और करते हैं, 2500 पे भी कर लेते हैं। मैं भी आप जा रहा हूँ डिबगर के बगैर, वैसे जाना होता है डिबगर के साथ, लेकिन मैं आपको वैसे ही थोड़ा सा खुल के खेलना सिखा रहा हूँ। रटी रटाई टेक्निक्स नहीं, आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं ना, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करें। अच्छा एक सवाल है कि जितनी जी छोटी वैल्यू पे क्रैश मिल जाए, ले से फॉर एग्जांपल अभी आपने 3000 पे आइडेंटिफाई किया, लेकिन आप देखते हैं कि यार ये तो 2000 पे भी क्रैश कर रही है, तो वो 2000 वाला केस बेहतर होगा कंपेयर टू 3000, या कौन सा केस अच्छा इजी होगा हमारे लिए खेलने के अच्छा अच्छा, ठीक है। एक तो ये ना कि कोई इसमें मैटर नहीं करता कि आप हाई वैल्यू पे लो वैल्यू पे क्रैश कर रहे हैं। आपने जो आगे जो एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट है ना, उसमें हम उतना यूज, हम आगे आपको इस सवाल का जवाब थोड़ा आगे भी आ जाएगा वैसे, लेकिन जो अगली सीजन है एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट की, उसमें फिर हम जब उसमें ना फिर हम बल्कि हम इसको सवाल को थोड़ा सा आगे रख लेते हैं, मतलब इसका ये, सर लेकिन अगर अभी आप अभी अलाउ करें तो मैं आंसर करूं इस क्वेश्चन को। जी जी, आप आंसर करें। परम भाई बेसिकली जो अभी जो फर्स्ट फेज है ना, इसे साइबर की लैंग्वेज में, आगे टेस्टिंग की लैंग्वेज में, क्वालिटी एश्योरेंस की लैंग्वेज में कहते हैं फजिंग। फजिंग बेसिकली होता है कि आप रैंडमली ना टेस्ट करते हैं कि एप्लीकेशन क्रैश कहाँ पे होती है या किस तरह की इनपुट से क्रैश होती है। इसमें इनपुट की टाइप ऑफ इनपुट भी इंक्लूड होती है और इनपुट की लेंथ भी इंक्लूड होती है। अगर बफर का साइज छोटा है, वो 500 पे नहीं क्रैश हो रही, इट माइट बी पॉसिबल कि वो 1000 पे क्रैश हो। अगर जो बफर है वो इनपुट ले रही है इंटीजर्स, इट माइट बी पॉसिबल कि हम उसको इंटीजर्स जितने मर्जी दें वो क्रैश ना करे, और हम उसको अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू स्पेशल कैरेक्टर दें वो क्रैश कर दें। तो इस प्रोसेस को, जो इनिशियली फर्स्ट प्रोसेस होता है, इसे हम फजिंग कहते हैं। और इसके बाद जब हमें पता चल जाता है वो कितने पे क्रैश करती है, तो जो हमारा बफर है ना, बफर हम जो बना के भेजते हैं, अभी जो हम रैंडम वैल्यूज भेज रहे हैं, तो हम एक अरेंज्ड बफर, एक यूनिक बेसिकली बफर बना के भेजते हैं। लेट्स से कि आप कहें कि एक एप्लीकेशन है, आप उसको 100 वैल्यूज भेजने चाह रहे हैं, तो आप पहली वैल्यू भेजें 1, सेकंड भेजें 2, थर्ड भेजें 3। तो वो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा इस यूनिक रैंडम वैल्यूज पे कि यार किस वैल्यू पे ये ब्रेक कर रही है। तो उससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि यार ये जो है ना, मैं अगर 2015 बफर का साइज भेजूँ, तो ये मेरा जो ई आई पी है, विच इज़ द पॉइंटर टू द नेक्स्ट रजिस्टर, सॉरी रजिस्टर टू द, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि मैंने कौन सी एग्जीक्यूट करनी है, तो वो हम ओवरराइट, तो वी विल जो डिड्यूस हम जो कर लेंगे एग्जैक्ट, हम पिन पॉइंट निकाल लेंगे कि यार ये साइज है जहाँ पे बफर ओवरफ्लो होती है, और इतना हम निकालेंगे ना 2000 लेट से 15 या 1800 17, तो फिर हमारा ई आई पी जो है ना वो ओवरराइट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली पर्पस हमारा ई आई पी ओवरराइट है। तो फर्स्ट हम ये टेस्ट करते हैं एक एप्लीकेशन को अटैच करके कि व्हाट आर द पॉसिबल इनपुट पैरामीटर्स। फिर हम उन तमाम पैरामीटर्स को टेस्ट करते हैं यूजिंग फजिंग, जिसमें हम लेंथ भी एक पैरामीटर है, एक टाइप हो सकती है, और टाइप ऑफ द वैल्यू भी एक है। जब हमें पता चल जाता है क्रैश कर रही है, हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि बफर ओवरफ्लो एग्जिस्ट करता है, सेकेंड स्टेप में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कितना लेंथ ऑफ द बफर है जिस पे ये टर्मिनेट करता है। इसके लिए हम उसको एक यूनिक वैल्यूज का बफर सेंड करते हैं, जहाँ से हमें पता चल जाता है लेट से 1500 पे का है, एंड देन फिर हम 1501 पे उसका ई आई पी को ओवरराइट करते हैं, एंड देन एक्सप्लॉइट में आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। You-
अच्छा अभी खुरम भाई, अभी हम इस पे ये चलाते हैं फ्लाइट, हमने इसको 2500 भेज दिया। अच्छा 2500 भी क्रैश कर गया, ठीक हो गया। मतलब ये है कि हमें अंदाजा हो गया 2500 3 हमने इसमें ये नहीं आइडेंटिफाई करना, अभी इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई नहीं करना कि जी ये मतलब 2320 पे क्रैश हो रहा है। वो उसका तरीका, वो आगे स्टेप आएगा, लेकिन अभी इस स्टेज पे आपने बस जनरली आइडेंटिफाई करना है कि BOF एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और एक 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 मोटी वैल्यू हो यार, ठीक है 2500 3000 पे ये क्रैश कर रहा है, ठीक है, हमारा एक असेसमेंट हो गई। अब मैंने आपको ये सारा कुछ करा दिया वैसे ही ओपन, अब मैं डिबगर में, मैं इसलिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूँ कि मैंने इसको थोड़ा सा ना उस तरह किया, लकीर के फकीर की तरह किया इसको। तो मैंने इसमें, मुझे उसमें टाइम मेरा गया, थोड़ा चीज़ आप खोल के खेलें, एक्सपेरिमेंट करें। अगर मेरे पास टाइम हो ना, मैं आपको एक एप्लीकेशन विजुअल स्टूडियो में लिख के दिखाऊं, उसका कोड आपको दिखाऊं, उसको कंपाइल करके दिखाऊं, उसको फिर चला के दिखाऊं, उसका प्रोसेस दिखाऊं, उसको फिर इसमें अटैच कराऊं, तो वो उस प्रोसेस, वो मैंने हमने फिर बाद में किए एक्सपेरिमेंट ये। लेकिन वो उसका एक अपना ही फन है कि आप एक एप्लीकेशन छोटी सी खुद लिखें, उसको चलाएं, पहले चल गई, कंपाइल करें, चलाएं, फिर उसको अटैच करें डिबगर के साथ, देन आप उसको रिवर्स करें। आप हैरान हो जाएंगे उसका कोड देखिए यार, असेंबली में ऐसा लगता है मैंने तो ऐसा लिखा ही नहीं था। तो वो फिर कंपाइलर का कमाल है कि वो उसको शेप में बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम या उस पर चलाने के लिए। अच्छा ये चल गया है, मैं इसको अटैच कर लूँ, ये किधर गया, आ गया। अच्छा अब मैं उसी को दोबारा चलाऊंगा क्रैशिंग कंडीशन के साथ। अच्छा अब आपको ना देखें, ऐसे बड़े मजे की बात है इसमें, ये अगर आप, मैं स्टैक पॉइंटर है ना, ये देखें, इस पे क्लिक करें ना, इस पे राइट क्लिक करें, आप करें फॉलो इन टर्म। जो आपने अभी अपने वेरिएबल भेजा है ना, हमने ए भेजे थे, ए जो होता है ना हेक्स में 41 होता है, ठीक है। अब आपको ASCII में ए होता है और हेक्स में 41 होता है, तो ये आपको नजर आ रहा है सारा, ठीक है। और ये हमारा सारा का सारा डाटा इधर आ रहा है, जो 1500 हमने भेजे थे ना, ये इधर आ रहे हैं। और ये हमने चूंकि एप्लीकेशन क्रैश हुई है, तो इसने क्या किया, क्रैश क्यों होती है, जो मैंने आपको बताया था कि वो क्रैश इसलिए होती है कि वो हम बहुत वैल्यू भेजते हैं, ओवरराइड कर देती है चीज़ों को। तो हमारा EIP ओवरराइड, EIP में क्या आ गया 41 41 41, बजाय कि कोई वैलिड एड्रेस आता, हमारा डाटा इतना बढ़ गया कि वो EIP रजिस्टर को भी ओवरराइड करके, जैसे मैंने आपको बताया था, बढ़ते 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 वो रजिस्टर वाला जो पार्ट है इसको भी ओवरराइड कर देगा। तो अब आपको EIP ओवरराइड हुआ नजर आ रहा है। तो हमने, और मतलब, तो ये आपको इससे मतलब ये है कि जब आपकी ये पॉज हो गया, ठीक है ना, जब क्रैश नहीं होगी तो रनिंग में रहेगा, ये चलता रहेगा डिबगर, कोई इशू नहीं है। जैसे क्रैश होगा डिबगर पॉज हो जाएगा। EIP आपके इंडिकेटर है यार, EIP ओवरराइड हो गया, इसका मतलब है कि ये तो बड़ा मजे का काम हो गया, तो बफर ओवरफ्लो की वजह से हमने रजिस्टर को ओवरराइड कर दिया। डाटा आपको सारा यहाँ पे नजर आ रहा है। अभी खुरम भाई और सारे भाइयों की सारा डाटा कोई हवा में नहीं, ये मेमोरी के इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है। अगर आप किसी और इसकी तरीके मेमोरी डिबगर के अलावा मिसाल है, आपको जादू करें और मेमोरी किसी तरीके से रीड कर लें, तो आपको जादू से यही नजर आएगा, यही चीज नजर आएगी जो आपको मेमोरी डिबगर में नजर आ रही है। तो ये बिल्कुल रियलिस्टिक पोजीशन है आपके प्रोसेस की, आपके इस बाइनरी की, या आपकी इस FTP सर्वर की, कोई भी नाम दे दें, ये इस टाइम इसकी रियलिस्टिक पोजीशन है। तो यहाँ तक तो ये पहले स्टेज हो गई कि हमने इसको वो कर लिया, क्या कहते हैं इसको, ठीक है, हमने इसको क्रैश कर लिया और हमें आइडेंटिफाई हो गया BOF, और हमें ये भी आइडेंटिफाई हो गया कि BOF इसकी इस कमांड के अंदर है, पोर्ट कमांड के अंदर है, ठीक है। मैं कमांडें चेंज भी कर सकता हूँ, मैं भी और एक्सपेरिमेंट भी कर सकता हूँ, मैं इसको पूरा भी करना है। वरना आप इसमें ना FTP की कमांड लिस्ट करें और पर्सनल कमांड टेस्ट कर सकते हैं, और इसी तरह लोग जीरो डेज बनाते हैं। अगर FTP एप्लीकेशन है तो वो उसकी टेस्टिंग इसी तरीके से होगी। अगर मैं, आप तो वेब की टेस्टिंग करते हैं ना, अगर मैं आपको FTP की एक एप्लीकेशन बनाऊँ, उसका नाम रख दूँ जी नुमान FTP सर्वर, और मेरे को आपने आपने टेस्ट टेस्ट करना है इसको, तो खुरम भाई आप ये करेंगे कि आप FTP की सारी कमांडें निकालेंगे, वन बाय वन कमांड के ऊपर बफर ओवरफ्लो करके देखेंगे, मतलब बफर की वैल्यू इंक्रीज करके भेजेंगे, और एनालाइज करेंगे, नहीं यार इसमें तो इसने एप्लीकेशन अच्छी बनाई है, इसमें ओवरफ्लो नहीं है, या हो सकता है वो क्रैश कर जाए। तो इस FTP सर्वर्स की अगर आपने जो बफर ओवरफ्लो की वनएबिलिटी अगर आइडेंटिफाई करनी है, उसका ये प्रोसीजर होगा, ठीक है। अब लकीली आप उसको किस्मती कह लें या ऑफेंसिव वालों की मजबूरी कह लें, कि उन्होंने भी एग्जाम एक बनाना होता है ना, तो वो या तो आपको एक्सप्लॉइट पे लैंड करवाएंगे, तो एक्सप्लॉइट पे लैंड होने से आपको ये पता लग जाएगा कि यार इस कमांड के अंदर मसला है। अगर ये जीरो डे है ना, अगर इसका कोई स्लॉट ही नहीं पड़ा हुआ, तो फिर अगर FTP सर्वर है तो आपको सारी कमांड्स ट्राई करनी पड़ेंगी। वो अलग बात है, एग्जाम में सैरो नहीं होता, लेकिन रियलिस्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर नया कोई FTP सर्वर किसी ने बनाया है, तो उससे कोई स्लॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आपको वो चीज़ें टेस्ट करनी पड़ेंगी।
और जब ये अपनी एनवायरनमेंट में जाते हैं, एग्जाम एनवायरनमेंट में, अपना जो वनरेबल इनकी एक एक्सी होती है छोटी सी, वो उन्होंने बनाई होती है। तो वो एक्सी में अब जब तो इन्होंने छोटा सा पीओसी कोड भी दिया होता है ऐसा पाइथन में, ठीक है, थोड़ा सा बना के। तो उसमें उन्होंने लिखा होता है कि इस कमांड के अंदर मसला है उसकी। तो वो भी उन्होंने उस टाइम उस मतलब खुद भी बता देते हैं ये चीज। तो जी अदरवाइज जी वकास भाई, सॉरी मैंने एक ब्रेक करनी है नमाज के लिए, 10 मिनट की। ठीक है, अच्छा आप कंटिन्यू रखिए, कोई मसला नहीं, नहीं, अगर फिर आप करना चाहें। हम भी ब्रेक कर लेते हैं, फिर हम आपके साथ ही आ जाएंगे। क्या चलो ठीक है, हमारा ठीक भी है, एक घंटा, एक आवर हो गया, एक 10 मिनट ठीक की है, ओके, ब्रेक हम भी कर लेते हैं, तो फिर आप ठीक सारे फिर हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है जी, चलें, ठीक है, ठीक है, फिर हम ब्रेक ब्रेक करते हैं, फिर मैं भी ज्वाइन करता हूँ आपको बस 10-15 मिनट तक।
बोलने लग गया। विकास भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। जी स्टार्ट करें। जी करें। चलो ठीक हो गया। मेरे जो है ना, स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर ही है, ठीक है। अच्छा ये यहाँ तक ना ठीक हो गया। शॉर्ट समरी ये है कि ये एप्लीकेशन आपने चलानी है, उसको डिबगर में अटैच करना है और उसके बाद आपने अपना एक्सप्लॉइट बनाना है और उसको आपने बफर इंक्रीज करके भेजना है। और ये फिक्र नहीं करनी एक्सप्लॉइट कैसे बनाना है, एग्जाम में उन्होंने भी दिया होता है। अगर आप कुछ डीबी पे लैंड करवाएंगे तो वहाँ पे भी आपको बना बना मिल जाएगा, उसको बस चलाना आना चाहिए आपको। वो थोड़ी कॉमन सेंस हो तो आप बंदा चला लेता, इतनी प्रोग्रामिंग आने की जरूरत नहीं भी है। ठीक है, अभी हमारी ये पोजीशन आ गई है, हमारा नहीं जो है इसका ना एक्सप्लॉइट इस डीबी दफा पे फिर ये मिल जाएगा। आप कह नहीं रहे थे कि इसका तो 0 डे होता है, वो नई एप्लीकेशन होती है सर। असल में ना ये वही, असल में अभी ये जिस 10 नंबर इन्होंने कर दिए हैं तो मुझे शक ये है कि वो आपको, आप मशीन एक मशीन आप जैसे इनोमरेट कर रहे हैं उस पर 421 थी, बैनर देखा, बैनर था पीसी में एनएफटीपी, सर्च स्लाइड किया, एक्सप्लॉइट डी देखा, आपको स्लाइड मिल गया। ये ट्रैक भी वो ले सकते हैं ना 10 नंबर ठीक की है, वजह से। ठीक मुझे हो ये शक ठीक हो हो रहा है कि 10 नंबर से वो ये ट्रैक लेंगे। तो जब इस ट्रैक पे आप आएंगे तो आपको ये स्लाइड जरूर मिल जाएगा, बना बस उसको चलाना होगा आपको, वो मैं अभी इसको आपको टेलर बताऊंगा। करना होगा। ठीक हो एग्जैक्टली उसको टेलर वो मैं इसमें सिखा भी देता हूँ आपको कैसे टेलर करना है। यानी वो पहले विकास भाई वो पहले एक्सप्लॉइट खुद देते थे या हमें ढूंढना पड़ता था पहले जब आपके टाइम पे? पहले पहले ये ट्रैक था कि आप मशीन से हम लॉगिन किया, उसमें लिखा होता था कि यार ये वाली 1.1.1 मशीन है, ये आपकी बफर ओवरफ्लो की मशीन है, इसका ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है। आपने रिमोट डेस्कटॉप की मशीन लॉगिन की, एप्लीकेशन भी सामने पड़ी होती थी और उसका छोटा सा पूरा कोड नहीं, मतलब कोड का सूडो, मतलब कोड के ना कुछ पार्ट मतलब बना देते थे वो। ठीक है, कि मतलब उसमें वो ये बता देते थे कनेक्ट किससे करना है, किस कमांड में मसला है। इस ये वाला पार्ट आप समझे। कौन आ रहा है? समझ। अच्छा तो आप ये समझे कि ये वाला पार्ट दे देते वो, लेकिन ये बिल्डिंग है ना सारी, ये पेलोड बनाना, ये वाला बाकी पार्ट वो आप पे छोड़ देते थे। लेकिन वो असल में वो ये बचाते थे, जो मैंने आपको बताया था कि अगर एफटीपी सर्वर है तो उसकी तो 50 कमांड है, तो आपको क्या पता किस कमांड में मस्त है, तो आप सारी टेस्ट करते रहेंगे। तो वो इसको बचाने के लिए ना कमांड दे दिया करते थे कि ये कोड है, इस कमांड में ये बफर जा रहा है। तो ये यहाँ तक वो आपको ला के पॉइंट पे खड़ा करते थे। तो ये एक अलग ट्रैक है कि मशीन मिल जाए, उसके क्रेडेंशियल मिल जाए, रिमोट डेस्कटॉप कर लें, एप्लीकेशन का नाम पता हो, एक्सप्लॉइट भी पता हो, ये भी पता हो कि इसका मारने मसला। अब आगे आपने बिल्डिंग शुरू करनी है, ये एक अलग आपको पता है पेन टेस्टिंग में सारे सिनेरियो होते हैं, ये एक अलग सिनेरियो है। अभी जो मुझे शक होता है वो जब मैं पूछ भी लूंगा कि ये सिनेरियो भी हो सकता है। वैसे तो एग्जाम से हटके जाएं तो ये सिनेरियो तो बड़ा कॉमन है कि आपने इनोमरेट किया, आपको एप्लीकेशन मिली, मिसाल है एफटीपी दी, कोई भी एप्लीकेशन थी, एक्सपोज थी, आपने उसको बैनर देखा, बैनर से एक्सप्लॉइट डीबी पे देखा, एक्सप्लॉइट में गया, एक्सप्लॉइट डाउनलोड किया, सेट किया, चलाया, मशीन कॉम्प्रोमाइज। तो उसमें आपकी वो मतलब इनोवेशन टेस्ट हो जाती है और आपकी एक्सप्लॉइट की टेलरिंग टेस्ट हो जाती है कि आप टेलर करना आता है नहीं आता। वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये होता था पहले, अब शायद ये भी हो। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए कि यही हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज, दो ट्रैक यही बन सकते हैं बीओएफ तक पहुंचने के लिए। तो फिर जो ये जो टॉप वाला जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल जीरो होता है, यानी कि आपको पूरा ये बिल्ड करना होता है जो टॉप वाला है? जी ये खुरम भाई कुछ भी नहीं है, ये एक दफा मैं आपको बताऊंगा ना, आपको ये बहुत हलवा, अच्छा बहुत हलवा है, बहुत इजी है। सिंपल है, बिल्कुल ओके। बिल्कुल इजी। एक दफा ये साइज बढ़ रहा है तो ऐसे लग रहा है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं नहीं नहीं, अभी आप आज स्टेप बाय स्टेप देखते थे, ये आपको इंशाल्लाह बिल्कुल इजी तरीके से एक्सप्लेन होगा, बिल्कुल कोई आप देखते आगे बढ़ते जाए। तो यहाँ तक तो ये हो गया कि अटैच करना आपको आ गया, ठीक है ना, और आपको बफर के साइज बढ़ा बढ़ा के भेजना आ गया, और इसको इसके आपको पिक्चर अटैच जो इसकी विंडोज होती हैं उनका पता लग गया, और डिस्क ऑन मेमोरी, एप्लीकेशन प्रोसेस मैपिंग, ये वो स्टोरी पता लगती है। और यूजर चला रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर चला रहा है तो क्या होगा, अगर एमरीव्यू चला रहा है तो क्या होगा। तो ये पिक्चर मैंने आपकी एक बिल्ड की है अभी यहाँ तक। ठीक है, अभी आपने ईआईपी ओवरराइड कर लिया, ये आपकी सक्सेस है कि मैं ईआईपी ओवरराइड कर सकता हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा इसमें अगला स्टेप ये होता है कि हम क्रैश तो एप्लीकेशन मैंने आपको करवा दी, ठीक है। श- आगे अच्छा, ये मैंने इसमें स्लाइड में ना स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया हुआ है। वो वैसे भी आप कर सकते हैं, वो आपने बस चेंज करना है, वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ। बस क्रैश वो तो सिंपल है, आप 500 पे 800 1000 1500 200 जिस पे क्रैश हो जाए उसको नोट कर लें। ठीक है, ये वही डिबगर में क्रैश एनालिसिस किया हुआ है, ये वो मैंने आपको लाइव भी दिखा दिया। ठीक है, यहाँ ई आई पी इसमें भी देखेंगे, ये पोजीशन तो हम इधर तक पहुंच चुके हैं। अच्छा अब इसके बाद ना इसमें ये कमांड होती है, ये मैं इसकी रिकमेंडेशन मैंने बनाई थी अपने
दौर में। अच्छा, अब आप ये जानना चाहेंगे कि अच्छा आपने 41 भेज दिया। अच्छा, अब आप कोई बंदा भी हो, जी श्योर बंदा हो, ये सोचेगा कि यार मेरे कितने नंबर ऑफ एज के बाद ईआईपी ओवरराइट हुआ है। अभी तो हमें कोई पता नहीं चल रहा ना कि ईआईपी किस नंबर पे ओवरराइट हो गया।